अस्सलामुअलैकुम। आ, आज जो पेपर इन डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा हूँ जी, ओ लेवल्स का पेपर है। अक्टूबर नवंबर 2024 टू एटीपी पेपर स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, कहते हैं जी स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द बैलेंसिंग ऑफ अ मीटर रूल। एक मीटर रूल को उन्होंने बैलेंस करना है। शी यूज अ स्मॉल मीटर रूल दैट हैज अ स्मॉल होल ड्रिल्ड थ्रू इट्स मार्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। नीचे डायग्राम पे आप यहाँ पे अगर देखें तो 5 सेंटीमीटर के ऊपर उसका बना दिया जी पिवट। एक स्लॉटेड वेट हैंग कर दिया 200 ग्राम पे, और एक यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस उन्होंने हैंग कर दिया, दिस वन। अच्छा, अब पिवट इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पिवट इसका स्टार्ट हो रहा है जी 5 सेंटीमीटर से, और ये फिर डिस्टेंस कितना आपका बनेगा जी? ये डिस्टेंस आपका बन जाएगा जी, ये 5, 10, 15, 20, 25 -5, तो ये डिस्टेंस मेरा आ गया 20। एक तो ये चीज जो मैंने डायग्राम से देख ली, वो मुझे ये पता चल गया जी कि कितना इसका डिस्टेंस आ रहा है। यानी पिवट मेरा अब 0 पे नहीं है, पिवट मेरा कहाँ पर है? 5 पे है। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा वो रीडिंग मेरी जो सी है वो आती जाएगी। और अगर मैं इस स्लॉटेड वेट को रख लेता हूँ लेट्स सपोज 60 पे, तो फिर मेरे पास डिस्टेंस कितना बन जाएगा? 55, यानी 5 उसमें से कम होता जाएगा। द रीजन, मैंने आपको रीजन बता दी है कि इसकी रीजन क्या है आपके पास। रीजन इसकी यही है कि वो पिवट इसका 5 पे है। ही कैलकुलेट द डिस्टेंस d of the mass from the pivot and records her values in the first row of the table। टेबल पे चलते हैं जी। उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इस प्रोसीजर को 40 सेंटीमीटर पे, 55 पे, 65 पे, 80 पे, डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर उसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो यहाँ पे 25 थे, 25 में से 5 माइनस की 20 आ गया, 40 में से 5 माइनस की 35 आ गया, 55। सो व्हाट विल बी द रीडिंग ओवर हियर? तो 55 में से आपने 5 माइनस करना है, देन यू विल गेट 50.0। अब न्यूटन मीटर की रीडिंग देखते हैं जी कि न्यूटन मीटर की रीडिंग क्या आई है। तो न्यूटन मीटर की रीडिंग यहाँ से आप अगर देखें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड 1.7 न्यूटन। तो ये रीडिंग आपने इस टेबल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो रीडिंग इज 1.7 न्यूटन। नेक्स्ट पार्ट पे इसके चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में इसके आपके पास क्या आ रहा है जी? ऑन फिगर प्लॉट द ग्राफ ऑफ ऑन y एक्सिस फॉर द फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस। स्टार्ट बोथ ग्राफ्स फ्रॉम ओरिजिन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है। बाकी चीजें जो सी है वो इसकी बाद में देखते हैं। अच्छा, ग्राफ, ये वैल्यूज मेरे पास गिवन है, और ये मैंने ग्राफ इसका जो सा ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। इस ग्राफ में कुछ चीजें आप देख लें जो आपको चाहिए। यहाँ पे आपको जो सा वो फोर्स लेबल करनी है अलोंग y एक्सिस न्यूटन में, और डिस्टेंस आप देखें जी, डिस्टेंस इसका किस में गिवन है? डिस्टेंस आपने इसका मार्क करना है सेंटीमीटर में। तो क्योंकि इसने ये बता दिया था बड़ा क्लियरली कि फोर्स आपकी आनी है ऑन y एक्सिस। सो एक तो ग्राफ की लेबलिंग आपको करना जरूरी है। तो यहाँ पे लेबलिंग कर दें डिस्टेंस ऑन x एक्सिस। अच्छा, मोर देन हाफ ऑफ दिस स्पेस आपने यूज करनी है। तो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका वैल्यूज मेरे पास गिवन है, और स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट मैंने ड्रॉ करनी थी। मेरे पास हाथ से मैंने ड्रॉ कर लिया, आपके पास स्केल होगा, आप उसको स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका आता था ग्रेडियंट। अब ये दो वैल्यूज मेरे पास है ग्रेडियंट के लिए। ये वैल्यूज मेरे पास जो कैलकुलेट करके यहां से मेरे पास आ रही है जी 1.95, 1.95, और यहां से वैल्यू मेरे पास आ रही है जी 60, और ये वैल्यू मेरे पास जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की है, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है जी x एक्सिस के लिए 23, और उसके लिए वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.15। अच्छा, ग्रेडियंट के लिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला,
ये दो पॉइंट्स, एक लार्ज विजिबल ट्रायंगल जरूरी है, लार्ज विजिबल ट्रायंगल, लार्ज विजिबल ट्रायंगल। अगर आप छोटी भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं आंसर आपका ठीक आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मोर देन द हाफ ऑफ द लाइन वो डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लाइन मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी इस पॉइंट से और मेरी लाइन टर्मिनेट यहाँ पे हो रही थी, तो ये जो मैंने दो पॉइंट्स लिए इनका डिस्टेंस मोर देन हाफ ऑफ द लाइन है। तो अब इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं जी, स्लोप इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एम दैट इज इक्वल टू 1.95, फॉर्मूला याद दहानी के लिए लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो y2 की वैल्यू है 1.95, y1 की वैल्यू है मेरे पास 1.15 और उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है जी 60 माइनस 23, 60 माइनस 23, तो मेरे पास ये आंसर आ जाते जी 0.0216 और अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें 0.022 और अगर आप मार्क्स स्कीम में देखें तो मार्क्स स्कीम में इसकी रेंज उन्होंने दी हुई है। रेंज क्या दी है, उन्होंने कहा जी कि आंसर आ सकता है कैंडिडेट का 0.022 प्लस माइनस 0.004, यानी मिनिमम आपका आंसर जो आ सकता है वो आपका आ सकता है जो एक्सेप्टेबल है 0.018 एंड मैक्सिमम जो एक्सेप्टेबल है 0.026। अगर इस रेंज के अंदर आपका आंसर नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोसेस रिलेटेड विद द ग्रेडियंट, या ग्राफ आपने प्रॉपर पे ड्रॉ नहीं किया होगा। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी 0.022 यहाँ पे, तो मैंने वर्किंग नीचे शो कर दी है 0.022। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं जी एक्सटेंड योर लाइन सो दैट इट कट्स वाई एक्सिस, यानी आपने वाई इंटरसेप्ट इसका कैलकुलेट करना है। सो मैंने ये लाइन एक्सटेंड कर दी, जहां तक ग्राफ था मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया ये वाली लाइन मेरी, और ये लाइन अगर आप ड्रॉ कर लेंगे स्केल से तो ये लाइन मेरे पास आती है जी, जो मेरा पॉइंट आया है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 0.65, तो स्केल से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, अब मैंने स्मॉल w की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो स्मॉल w की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी 0.65 अपॉन 0.022 and then I will get 29.5। अब मैंने कैपिटल W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी, तो कैपिटल W के लिए वैल्यू गिवन है स्मॉल w ओवर k, तो k की वैल्यू इसने यहाँ पे दी हुई है, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें जी 29.5 अपॉन 22.5 और मेरे पास आंसर आ रहा है जी इसका 1.3, तो ये मेरे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो आई होप जहां तक आपको बड़ा अच्छा इसका क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। वो कहते हैं जी व्हेन परफॉर्मिंग द इन्वेस्टिगेशन अ स्टूडेंट रेस्ट स्पिरिट लेवल ऑन द रूल। ये स्पिरिट लेवल बेसिकली ये मैंने राइट साइड पे इसको शो भी कर दिया। इसका पर्पस क्या होता है? स्पिरिट लेवल देखा जाता है जी कि सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। तो ये जब ये वाला ये जो आपके पास ये दो लाइन है इनके दरमियान, ये अगर लिक्विड लेवल इसके दरमियान में आ रहा है ये बबल, सो इट मीन्स कि वो लेवल के ऊपर है सरफेस आपकी। वो कहते हैं जी स्पिरिट लेवल आपने जो है वो चेक करना है इसके ऊपर रख के मीटर रूल के ऊपर, लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि अगर आप ये देखो स्पिरिट लेवल अगर आप इस मीटर रूल के ऊपर प्लेस कर देते हो, यहाँ पे रख दिया कि ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं, तो यार इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगी। सो स्पिरिट लेवल हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते इसको चेक करने के लिए कि ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। सो इसकी डिफिकल्टी में क्या क्या आप लिख सकते हैं इसके आंसर में, न्यूटन मीटर रीडिंग वुड चेंज सर्टेनली, स्पिरिट लेवल का अपना एक वेट है, मैस चेंज हो जाएगा रूलर का, रूलर वुड नॉट रिमेन हॉरिजॉन्टल, टिल्ट कर जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, वो फोर्स अप्लाई करेगा। सो सेकंड मेथड, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वो कह रहे जी कि डिस्क्राइब अ मेथड अदर देन यूजिंग अ स्पिरिट लेवल ऑफ चेकिंग दैट द रूलर इज हॉरिजॉन्टल। तो यार इसके लिए अब बड़ा आसान सा काम है। जो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है कि आप यहाँ से जो है ना ये डिस्टेंस फाइंड कर लें विद द हेल्प ऑफ 200 मीटर रूल। ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लें आप यहाँ से सरफेस से यहाँ तक, और ये वाला डिस्टेंस आप फाइंड कर लें सरफेस से यहाँ तक। सो अगर ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका मीटर रूल नंबर 1 M1 एंड M2
अगर ये दोनों रीडिंग सेम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20.5 सेंटीमीटर, दोनों साइड्स के ऊपर डिस्टेंस फ्लोर से लेके मीटर रूल तक है 20.5 सेंटीमीटर, तो दिस विल गिव यू द 100% श्योरिटी कि मीटर रूल आपका हॉरिजॉन्टल है. So question number 1, I have discussed all the things related with that. Question number 2, a student investigates the resistance of the two lamps X and Y. यहाँ पे उसने लैंप X शो किया है, उसके बाद उसने कहा जी कि वो लैंप X लगाता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में आता है, एमीटर हमेशा सीरीज में आता है. फिर वो कहता है जी उसने X को रिप्लेस कर दिया है विद लैंप Y एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट. फिर उसके बाद कहता है जी कि वो X और Y को पैरेलल में कनेक्ट कर देता है, क्योंकि ये सर्किट ड्रॉ करने के लिए भी उसने कहा है. इसको भी देख लेते हैं जी. यहाँ पे लैंप X आपका आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया जी लैंप Y, दोनों पैरेलल में. इट इज लैंप X, इट इज लैंप Y. इस लाइन को थोड़ा सा करते हैं जी, इसको मैं रीड्रॉ करके दिखाता हूँ जी, जस्ट अ मिनट. ओके, लैंप X यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास. पेन प्लीज. लैंप Y मेरे पास यहाँ पे आ गया. नाउ दैट इज परफेक्ट, ताकि वो वैल्यूज भी. इट इज लैंप X, इट इज लैंप Y. अच्छा, और वोल्ट मीटर इनके पैरेलल ही आएगा ना. तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर आप लगा दें, पैरेलल में वोल्ट मीटर आ गया. तो ये डायग्राम कंप्लीट करने के लिए उसने कहा वो नीचे डायग्राम कंप्लीट करते हैं. अच्छा, अब वैल्यूज की तरफ चलते हैं जी. आर की वैल्यू आपने, हाँ ये टेबल की हेडिंग, पीडी इन वोल्ट, करंट इन एम्पेयर, रेजिस्टेंस इन ओम, ये टेबल हेडिंग कंप्लीट करना जरूरी है. इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें 6.087, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें 5.909, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें जो कंबाइंड है 3.111. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ, ये हमने कंप्लीट कर लिया जी, टेबल की हेडिंग कंप्लीट हो गई. अब यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं जी द स्टूडेंट सेड दैट कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ X एंड Y लैंप व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द लैंप X एंड Y. अब यार लैंप X एंड Y की पहले एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2. तो इसका आंसर मेरे पास आता है जी 5.998, अप्रोक्सीमेट ये बन गया जी 6 ओहम. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप ये भी अप्रोक्सीमेट अगर आप राउंड अप करें तो आपके पास ये कितना आता है 3 ओहम. अब उसने कहा कि जो पैरेलल की रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स आपके पास आ जाती है. जो रेजिस्टेंस आपके पास क्या गिवन थी जी, इक्वल टू द ट्वाइस. हाँ, ये जो सीरीज वाली रेजिस्टेंस है ये 2 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल, so 6 ohm. So yes, he is right. Suggest a correct conclusion about the combined resistance. तो जब आप रेजिस्टेंस पैरेलल में अटैच करते हैं ना, सीरीज में आपने अटैच की थी रेजिस्टेंस तो आपके पास आ रहे थे 6 ओम, पैरेलल में आपने अटैच की तो आपके पास आ रहे 3 ओम. सो इट मीन्स के ओवरऑल पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस जो सी है वो डिक्रीज होगी. लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, बड़ा आसान क्वेश्चन है. इसने रेज ड्रॉ की है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, इमर्जेंट रे है, ये उसने रे ड्रॉ भी कर दी है और इसने इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर बता दिया है. अब नीचे चलते हैं जी डायग्राम पे. वो कहते हैं जी कि आप इसको कंबाइन करें x1 और x2 को पॉइंट C तक. सो इस लाइन को ज्वाइन करते हैं जी, इस लाइन को कहाँ तक ज्वाइन करना है जी, पॉइंट C तक. So I will try my level best. फिर इस पॉइंट को ज्वाइन करना है जी. यहाँ पे उसने कहा था जी कि सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो हमने ड्रॉ कर लिया है.
ये मेरे पास आई है, ये आर, क्योंकि नीचे लेबलिंग में उसने इसको आर से शो किया है। फिर उसने कहा था जी कि x3 और x4 को कंबाइन कर लें, और फिर ये रे जो सा वो इसको लेते जाएं आप यहाँ तक सरफेस तक, और ये आपके पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस है आप, ठीक है। और अगर आप इसको ड्रॉ करके प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो आपका जो आंसर है, जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास आना चाहिए, वो आपके पास आना चाहिए अप्रोक्सीमेट 35। तो प्लस माइनस 1 डिग्री का इसके अंदर अनसर्टेनिटी गिवन है, यानी 34 से लेके 37 तक आंसर आपका एक्सेप्टेबल है। 34 से लेके 36 तक। अच्छा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका आंसर आपका 21 से लेके 23 डिग्री तक एक्सेप्टेबल है। और एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं साइन आई ओवर साइन आर। 31 और 21 वैल्यूज अगर ले लेते हैं तो साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन 21, सो व्हाट आई विल गेट 1.6। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है जी 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेजर द एंगल ऑफ द आर्क ऑफ द लाइट फ्रॉम फेस ए बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो जब आप ये एंगल कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये एंगल आपके पास आएगा अराउंड 32 डिग्री, और इसकी रेंज भी गिवन है जी प्लस माइनस 1 डिग्री, यानी 31 से लेके 33 डिग्री तक आ सकता है। हालांकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेकिन यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर नहीं आ रहे। इट मीन्स के एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? एक तो ये आ सकती है जी प्रॉब्लम कि जो रे की थिकनेस है दैट इज नॉट प्लेस इन द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, यानी रे बहुत ज्यादा थिक ड्रॉ की गई है, नॉट मार्क्ड इन द प्लेसेस नॉर्मल, नॉट ड्रॉन एग्जैक्टली एट 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ठीक नहीं ड्रॉ किया गया। जैसे मैंने परपेंडिकुलर विदाउट स्केल ड्रॉ किया है तो वो सर्टेनली मेरे पास आई और आर इक्वल नहीं आएंगे। जब आप इसको प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आपने ड्रॉ करना है। ये प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। फिर पेंसिल जो सी है वो शार्प यूज नहीं की गई। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि आपके पास जो प्रोटेक्टर है ना, वो आपकी प्री साइज नहीं है, इट ओनली रीड्स अप टू 1 डिग्री। तो आपको और ज्यादा प्री साइज प्रोटेक्टर रिक्वायर्ड होगी। इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इफेक्ट ऑफ द यूजिंग अ लिड ऑन द स्पीड ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर इन अ बीकर। एक कंटेनर था, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी इसमें डाला, थर्मोमीटर इसके अंदर रखा, उसने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वेट किया, देन वो टेम्परेचर की रीडिंग फाइंड करना शुरू करती है, और वो स्टॉप वॉच से टाइम भी देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग 83.0 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट गिवन है। व्हाई द स्टूडेंट्स वेट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बिफोर टेकिंग द रीडिंग। और इसकी बड़ी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, और ये इसकी ये प्रीकॉशंस में भी आता है, एक्यूरेसी में भी आता है कि हीट के एक्सपेरिमेंट में आप एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो थर्मोमीटर टू रीच मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि एक मर्करी को एक्सपैंड करने के लिए टाइम लगता है, थर्मोमीटर को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है। टाइम फॉर लिक्विड टू एक्सपैंड, लिक्विड एक्सपैंड करने के लिए अलाउ द टेम्परेचर रीडिंग टू राइज, एक्सपेंशन अलाउ थर्मोमीटर टू रीच द थर्मल इक्विलिब्रियम। सो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। थोड़ा सा फिर रीडिंग एडवांस नहीं लेते, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। द स्टूडेंट लेट्स द वाटर कूल फॉर 5 मिनट्स and records the temperature of the water at the end of this time. फिर उसने 200 क्यूबिक सेंटीमीटर गर्म पानी डाला टू एन आइडेंटिकल बीकर, और उसको लिड से कवर कर दिया। लिड से कवर करने के बाद उसने अब ये रिजल्ट यहाँ पे लिख दिए। आपके पास कितना टेम्परेचर आ रहा था जी? यहाँ पे हमारे पास आ रहा था टाइम t इक्वल टू 0 पे, ऊपर कितना था जी 83। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू इसकी लिख देते हैं जी 83, बस ठीक है। विदाउट लिड मैं डिफरेंस निकालता हूँ 83 और 65 का। तो ये डिफरेंस आता है 18 डिग्री। 5 मिनट में इसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? 18 डिग्री। और इसका कितना डिक्रीज होगा?
5 डिग्री। इट मीन्स के विद हेल्प ऑफ द लिड जो टेम्परेचर राइज है वो आपका, जो टेम्परेचर फॉल है, सॉरी, जो टेम्परेचर फॉल है वो कम होगा, क्योंकि वो लिड जो होता है वो एवेपोरेशन को भी रोकता है, कन्वेक्शन को भी रोक लेगा, कंडक्शन को भी रोक देगा। अच्छा जी, एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट, ये मैंने बता दिया जी। एक्सपेरिमेंट फिर कैसे किया जाएगा? सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेम मैस ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर एंड सेम रूम टेम्परेचर। सो अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो काइंडली जरूर पूछिएगा कमेंट्स में। टेक केयर, नेक्स्ट पेपर में हाजिर होते हैं जी।